दोस्तों, राबिया और सोहराब वाली कहानी का ये दूसरा और आखिरी भाग है। इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट में भी मैं पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर इस लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी का दूसरा और आखिरी भाग शुरू करते हैं। मैं उसकी मजबूत बाहों में एकदम से गिर पड़ी थी। मेरे मरे हुए दिल में एक हल्की सी हलचल हुई थी और मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी थी। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, एक हल्की सी पहचान की झलक उनमें नजर आई थी और मैं सोचने लगी कि इन आंखों को पहले कहाँ देखा है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। थोड़ी देर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति की बाहों में झूल रही हूँ और वो भी मेरी तरफ बड़ी ही गहराई से देख रहा था। इससे पहले कि मैं खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाती, उसने खुद ही धीरे से मुझे वापस ज़मीन पर अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं थोड़ा सा उससे दूर हट गई ताकि वो मेरी धड़कनों की आवाज़ न सुन ले। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरी आवाज़ में एक हलचल थी। उसने कहा, मुझे सोहराब कहते हैं। मैं यहाँ अंकल समी से मिलने आया हूँ। मैं उनका भतीजा हूँ। और उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि आज तक मैंने उसकी शक्ल इस घर में नहीं देखी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें आए हुए यहाँ पर टाइम ही कितना हुआ है, अभी तो 1 साल भी नहीं गुजरा। मैंने कहा, आप अंदर बैठिए, समी अंकल किसी काम से बाहर गए हैं। अगर आप उनको बताकर आते तो आपको इंतज़ार न करना पड़ता। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। कहने लगा, अगर मैं बताकर आता तो ये वाला सीन कैसे क्रिएट होता जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसके लहजे में शरारत थी। मैं एकदम से शर्मा गई। मारे हया के मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मेरा ही पैर फिसला था और मैं उसकी बाहों में झूल गई थी। मैंने अपना दुपट्टा उठाया और जल्दी से अंदर चली गई। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसके चमकदार जूते संगमरमर के फर्श पर खूबसूरत रिदम पैदा कर रहे थे, पर मैंने अपने आप को एकदम नॉर्मल ही रखा और किचन में घुस गई ताकि इस आने वाले मेहमान की खातिरदारी कर सकूं। वो वहाँ लिविंग रूम में पैर पर पैर जमाए बैठ गया। मैं उसके सामने जूस का गिलास लेकर गई और पेश कर दिया, तो उसने मुझे अंदर तक उतरती नज़रों से देखा और गिलास थाम लिया। कहने लगा, आप यहाँ कब से हैं? वो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, हमें 1 साल होने वाला है। मैं और मेरी माँ इस घर में रहते हैं और साहब जी की सेवा करते हैं। कहने लगा, मैं उनका भतीजा हूँ और विदेश में था, इसलिए यहाँ नहीं आ सका। अब आते जाते रहूँगा। उसने एक बार फिर मेरे चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटाई थी। ना जाने क्यों मुझे उसके अस्तित्व से घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिए। कहने लगा, हाँ ज़रूरत तो है। क्या आप कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हैं? क्योंकि मुझे बहुत बोरियत हो जाती है। मुझे कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए होता है। और उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, हम तो इस घर के नौकर हैं, मालिक थोड़ी हैं। और नौकर मालिक आपस में क्या बात करेंगे? कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकर नहीं समझता, क्योंकि तुम इस घर की नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तुम तो सर आंखों पर बिठाकर रखने के काबिल हो। उसने इस कदर बेबाक लहजे में कहा था कि मैं हैरान रह गई। मुझे तो वो कोई ओछा इंसान लगा था जो मुझ पर लाइन मार रहा था। फिर मैंने सोचा कि उसको आखिर लड़कियों की कमी थोड़ी है। आखिर वो इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का है और फिर अमीर भी है। उसके आगे पीछे तो लड़कियां ही लड़कियां घूमती होंगी। कहने लगा, तुम्हें कौन सी मजबूरी ये सब करने पर मजबूर कर रही है? आखिर मुझे भी तो पता चले, क्योंकि तुम वैसी लगती नहीं हो जैसी नज़र आती हो। यूँ लग रहा है जैसे तुम हालात की मारी हुई हो और सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही हो। मुझे तो हैरत हो रही थी कि वो मेरे बारे में इतनी हकीकत कैसे जान रहा था। क्या वो इंसानों को पढ़ने में इतना माहिर था? मैंने कहा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, अर्श से फर्श पर पटक देती है। बस एक पल लगता है और इंसान की इज्जत मिट्टी तले दब जाती है। और जब इज्जत ही ना रहे तो फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। वो बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करता है, और मैं भी यही कर रही हूँ। ना जाने मेरे लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों खुल गई थी। अपने अतीत को याद करके वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया था, जब उस दिन किसी बहशी ने मेरी इज्जत को तार तार किया था और मेरे जान से प्यारे पति, मेरे बचपन के मंगेतर, ने एक पल नहीं लगाया था मुझे तलाक देने में।
पर मुझे हैरत हो रही थी कि मैं ये सब कुछ उसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम बोलने वाली थी। कोई मुझसे पूछता भी था तो मैं उससे कुछ नहीं कहती थी, बस चुप ही रहती थी। पर शायद उसको कला आती थी बात उगलवाने की। इससे पहले कि मैं और कुछ कहती और अपने अतीत के बारे में कोई भी बात बताती, मैंने वहाँ से जाना ही ठीक समझा था। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगी, वो एकदम से उठकर मेरे सामने आ गया। कहने लगा, ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि कोई मुझे पहली नज़र में ही भा जाए, और तुम्हें देखते ही मुझे ना जाने क्यों ये महसूस हो रहा है जैसे हमारे सितारे आपस में टकरा रहे हैं। मैं तो उसकी इस कदर बेबाकी पर हैरान रह गई थी और उसे घूरने लगी। मैंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था, पूरा लफंगा। मैंने कहा, साहब मेरे रास्ते से हट जाइए। आपको लड़कियों की कमी थोड़ी है जो मुझे गरीब पर अपना दांव आजमा रहे हो। मैं तो पहले ही हालात की मारी हुई हूँ और लोगों की ठुकराई हुई हूँ और एक घाव नहीं सह सकती, वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। वो कहने लगा, बस एक मौका दे दो, क्योंकि ज़िंदगी है तो इंसान को रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास तुम्हें पाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, पर मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है और मैं तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो पहली नज़र में किसी से इजहार मोहब्बत कर डाले और उससे अपने दिल की तस्कीन का जरिया बना ले और उसके दिल और जज्बातों के साथ खेल कर चला जाए। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आपने मुझे कहाँ देखा है, क्योंकि मुझे भी आप कुछ देखे देखे से लग रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी आँखें। मैंने गौर से उसकी आंखों में झांका। उसने एकदम से नज़रें इधर उधर फेर लीं, जैसे वो अचानक से डिस्टर्ब हुआ हो। कहने लगा, इस दुनिया में बहुत सारी आंखें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। शायद आपने मुझ जैसे किसी इंसान को देखा होगा, क्योंकि हमारा आमना सामना पहली बार हुआ है। हाँ खैर, मैंने आपको पहले भी देख रखा है, मगर मैं बताऊंगा नहीं, और मुझे नहीं पता था कि आप इसी घर में मुझे मिल जाएंगी। देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है कि जिस हस्ती को मैं अब तक दर बदर ढूंढ रहा था वो मुझे इतनी आसानी से मिल गई। मुझे तो लगता है ये इत्तेफाक नहीं है, हमारे सितारे वाकई आपस में टकरा गए हैं। उसने फिर से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा तो मैं घबरा गई। मैंने कहा, आप हटिए मेरे रास्ते से। मैंने अपने अंदर थोड़ी सी तलखी पैदा की, क्योंकि मैं एक बार फिर से अपनी बर्बादी नहीं देख सकती थी। पहले ही बड़ी मुश्किल से खुद को जोड़ रही थी, और अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ तो वो मुझे देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो भी तो एक मर्द था और हर मर्द को एक इज्जतदार और बाहया औरत चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। मैंने उसे कंधे से पकड़कर पीछे किया और खुद ही रास्ता बनाकर बाहर अपने क्वार्टर में चली आई। कमरे में आने के बाद मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे मरे हुए दिल में एकदम से ज़िंदगी की एक नई उम्मीद जगी हो। मेरे सोए हुए जज्बात एकदम से मेरे दिल के दरो दीवार से सर पटकने लगे थे और वो उधम मचाने लगे थे, मगर मैंने फिर भी अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखा, क्योंकि मैं जानती थी ये अमीर लोग चंद दिन किसी लड़की को अपना खिलौना बनाकर फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उनके नज़दीक हम जैसे लोगों के जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते, बस हमारा जिस्म अहमियत रखता है, जिससे वे अपनी तस्कीन मिटाकर उसे चलता करते हैं। ये सच था कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी मैं। अगर मेरे साथ वो हादसा न हो चुका होता तो आज मैं आरब की बीवी होती, उसके साथ खुश होती, मेरा भी ज़िंदगी की खुशियों पर पूरा हक होता। मगर वो एक हादसा मेरी ज़िंदगी में इस कदर बदतर साबित हुआ था कि जिसने खून के रिश्तों पर से एकदम से चादर हटा दी थी और उनके भीषण चेहरे मैं देख चुकी थी। मैंने उससे धोखा खाया था जिससे धोखा खाने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैं किसी और मर्द पर कैसे यकीन करती। मेरा एतमाद रेजा रेजा था, मेरी जात किरची किरची थी। मैंने अहद बांध लिया था कि मैं अब अपना दिल किसी के लिए नहीं धड़कने दूंगी, और उस अहद को मैं दोहराने लगी थी ताकि मेरे मनहूस जज्बात फिर से उधम न मचाने लगें। मैं अपने क्वार्टर में बंद रही और अम्मी को ही बंगले के अंदर भेज दिया। उनसे कह दिया कि मालिक से कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। अम्मी ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगी। वैसे भी उनका एक नया मेहमान आया है, बड़ा ही हंसमुख है, मुझे आंटी आंटी कहकर मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, और मैं हैरान हूँ कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं जो हम जैसे गरीबों को भी इंसान समझते हैं। और मैंने अम्मी की बात सुनकर उनसे कहा, आपको नहीं पता अम्मी, इंसान का नेचर कब और किस समय बदल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है उसे मुंह लगाने की।
ये अमीर लोग तो हमारे दिलों के साथ खेल कर चले जाते हैं। आपको याद नहीं कि हमें तो अपनों ने ही धुतकारा था। अब हमें किसी पर भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और अम्मी मेरी बात सुनकर एकदम सर्द आह भरकर रह गई थीं। अम्मी ने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर हमें अपनों ने धुतकारा है तो ज़रूरी नहीं कि पराए भी ऐसे ही होंगे। और कब तक हम अपनी ज़िंदगी का इम्तिहान लेते रहेंगे? हमारा भी तो हक है खुशियों पर। मैंने कहा अम्मी आप भूल जाएं कि हमारा हक खुशियों पर है। हमने बस ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं। अम्मी कहने लगीं तुम इस उम्र में भी इस तरह की बातें कैसे कर लेती हो? तुम्हारा दिल इतना पत्थर क्यों हो गया है? मैंने कहा मेरे अंदर दिल ही नहीं है। और अम्मी एकदम से उठकर चली गईं, क्योंकि मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अम्मी जानती थीं। अम्मी तो चली गईं, मगर मैं सारा दिन क्वार्टर में ही रही। मैं उस शख्स का सामना करना ही नहीं चाहती थी जिसे देखकर मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगे। मैं अपने दिल का एक बार फिर से इम्तिहान नहीं देना चाहती थी। रात को जब अम्मी क्वार्टर में आईं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कहा अम्मी क्या बात है? कहने लगी समी साहब का भतीजा बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। उसने मुझसे आज एक बहुत ही अजीब बात की है और मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि भला हम जैसे लोगों की इतनी औकात कहाँ कि कोई बड़े घराने का रिश्ता हमें मिले। और मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कहा अम्मी आखिर हुआ क्या है? मैं एकदम से अम्मी के पास आकर बैठी थी। अम्मी कहने लगी वो कह रहा था कि मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी और बाबा को आपसे मिलवाने लेकर आऊँगा। वे आपसे एक दरख्वास्त करेंगे और आप उसे कबूल कर लेना। ये मेरी आपसे विनती है। वो तो ऐसे मुझसे दरख्वास्त कर रहा था जैसे मैं उसकी मालकिन हूँ और वो मेरा नौकर। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उसे कहा बेटा तुम दरख्वास्त क्यों करते हो? तुम हुक्म करो, हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, क्योंकि मालिक ने हमें ठिकाना दिया है रहने के लिए। हमें तो अपनों ने धुतकार दिया था, मगर परायों ने हमें छत दी है और सुरक्षा दी है। अब ना जाने उसके माँ बाप मुझसे क्या दरख्वास्त करने वाले हैं। ना जाने उनकी ये दरख्वास्त मैं पूरी कर पाऊँगी या नहीं। अम्मी ने एकदम से मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा था, जैसे उन्हें भी समझ आ गई थी कि वो किस दरख्वास्त की बात कर रहा था। और मैंने जल्दी से नज़रें चुरा ली थीं। मैंने कहा अम्मी इन बड़े लोगों की बातों में ना आए। मैं एक बार टूट फूट का शिकार हो चुकी हूँ, दोबारा टूटना नहीं चाहती। अम्मी कहने लगी ज़िंदगी में ये मौका बार बार नहीं मिलता खुद को संवारने का, अपने आप के लिए बेहतर सोचने का, और इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? बेटा तुम एक खूबसूरत लड़की हो, शायद वो तुम्हारी खूबसूरती से ही इम्प्रेस हो गया होगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अमीर घर के लड़के गरीब घर की लड़कियों को अपना लेते हैं उनकी खूबसूरती और अच्छाई की वजह से। मैंने कहा अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी खूबसूरती दागदार है। आप उसे भी कह दें कि मेरे साथ क्या हो चुका है, फिर देखिएगा वो कैसे माथे पर आंखें रख लेता है। और अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी उस हादसे को भूल जाओ। मैंने कहा मैं किसी की ज़िंदगी में धोखे और फरेब से शामिल नहीं होंगी। आप उसे अभी जाकर बताएं, या जब भी वो दोबारा आपसे बात करे तो बता देना, बल्कि मैं खुद ही उसे बता दूंगी। मैंने कसम उठाकर कहा और अम्मी ने मेरी तरफ लजाजत से देखा था। मैंने कहा अगर वो इतना ही अच्छा और शरीफ लड़का हुआ तो मेरी इस दाग को नज़रअंदाज कर देगा और मुझे अपना लेगा। अम्मी ने कहा अगर उसने इस बात की परवाह न की तो क्या तुम हाँ कर दोगी? और ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कहा पहले तो वो मुझे अपनाएगा ही नहीं, और अगर उसने हामी भी भर ली तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसकी हो जाऊँगी और आपकी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। और अम्मी के चेहरे पर सोच की लहरें स्पष्ट हो गई थीं, जैसे उन्हें खुद भी यकीन न था। अगली सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो मेरे पीछे किचन में चला आया। उसने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले हुए थे और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस भी चढ़ा हुआ था, जैसे वो जॉगिंग करके आया हो। कहने लगा एक गिलास पानी मिलेगा? मैंने चुपचाप उसे देखा और फ्रिज में से बोतल निकाल कर उसे पकड़ा दी। वो बोतल को मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। जो भी हो, उस शख्स की तरफ देखना मेरे लिए मुश्किल था। मैं खुद को इतनी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था, भला मेरे जैसी कलंकित लड़की को कहाँ अपनाएगा? इससे पहले कि मैं किचन से निकलती उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया। वो तो ऐसे मुझ पर अधिकार जताता था जैसे मुझ पर सारे अधिकार उसके ही हों। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है? उसने कहा ये बदतमीजी नहीं है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल तुम सारा दिन नज़र नहीं आई तो वो दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरा और यकीनन तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो बात बता दी होगी। मैंने कहा हाँ बता दी है।
मगर उस बात से पहले मैं भी तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि इस सच्चाई को सुनने के बाद तुम्हें अपना इरादा पल भर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई को झुठलाना इतना आसान नहीं है। मैंने उसे चुनौती दी थी। वो धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो पहले से ही मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसों की आवाज़ मेरे अंदर भी हलचल मचाने लगी थी। मैं उससे दूर हटती गई और वो मेरे करीब आता गया। अचानक मैं किचन की दीवार से लग गई थी। उसने पानी की बोतल दीवार के साथ लगी स्लैब पर पटक दी। कुछ पानी छलक कर फर्श पर गिर गया था। उसने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और मैं बीच में किसी सैंडविच की तरह खड़ी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसी भी क्या सच्चाई जिसे जानकर मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा? मैं नहीं मानता, फिर भी आजमा कर देख लेते हैं। और मेरे शब्द जैसे गले में फंस गए थे। वो इतना करीब था तो मैं उसे कैसे बता सकती थी। मैंने कहा, पहले दूर हटो। वो कहने लगा, अगर ना हटूं तो? मैंने कहा, फिर मैं ही बहुत दूर चली जाऊंगी अगर तुम मुझे इस तरह अपमानित करोगे तो। और वो एकदम से पीछे हट गया, जैसे डर गया हो। कहने लगा, अच्छा लो हट गया, आप ज़्यादा धमकियां मत दो और कहो क्या कहना चाहती हो। वो बहुत ही सीरियसली मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो जिसका अतीत कलंकित है, जिसकी इज्जत शादी की रात ही किसी बहशी और दरिंदे ने रौंद डाली थी और उसके पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और शादी की रात ही तलाक दे दी थी। वो पति जो बचपन से लेकर अब तक उसकी मोहब्बत का दम भरता था। अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो तुम क्या चीज़ हो? तुमने तो कल मुझे देखा है और मुझसे मिले हो, क्या तुम इस बात को नज़रअंदाज कर दोगे? वो एकदम जैसे सांस लेना भूल गया था। उसका चेहरा शिद्दत से लाल हो चुका था। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो किस लिए इतना भावुक हो गया है। मैंने उसकी आंखों के कटोरे पानी से भरते देखे थे। अचानक ही उसने एक लंबी सांस अपने नाक से अंदर खींची, जैसे खुद पर बड़ा काबू कर रहा हो, और मैं उसे जताती नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा, बस फिर उड़ गई ना तुम्हारी मोहब्बत? आजकल की मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं। मैं इन मोहब्बतों से खूब वाकिफ़ हूँ। मेरे होठों पर कड़वाहट से मुस्कान सज गई थी। वो थोड़ी देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा। न जाने उसकी आंखें इतनी दर्द से भरी हुई क्यों थीं। क्या वो पछता रहा था? इस लड़के के पीछे क्यों पड़ा था? मगर उसने जो बात की थी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कहने लगा, बस यही बात या और भी कुछ है बताने के लिए? मैंने कहा, तुम्हारे लिए ये बात बस इतनी सी है? इस बात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे महारानियों से नौकरानियों पर ले आई और तुम्हारे लिए ये बस इतनी सी बात है? वो कहने लगा, मुझे उस लड़के की किस्मत पर अफसोस है जिसने तुम्हें ठुकराया। वो किस कदर बदनसीब इंसान है जिसने तुम जैसी लड़की को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि तुम्हारे साथ ये अत्याचार हुआ। उसे तो तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, तुम्हारा कंधा बनना चाहिए था। मुझे तो अफसोस है उसकी मोहब्बत पर, बल्कि सच तो ये है कि वो तुमसे प्यार करता ही नहीं था। मगर उसकी मोहब्बत को तुम दूसरों की मोहब्बत के पैमाने पर मत परखो। और मैं तो जैसे गूंगी बहरी हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये बात कह देगा। मैंने फिर भी तसल्ली चाही। मैंने कहा, क्या तुम मुझे अपना लोगे इस दाग के साथ? कहने लगा, हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था और जिसका कसूर था उन्होंने सज़ा भुगत ली है। वो न जाने किस ट्रांस में आकर ये बात बोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। उसकी अगली बात ने मुझे और भी चौंका दिया। कहने लगा, क्या तुम अपने अतीत को भूल नहीं सकती? क्या उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकती जिन्होंने तुमसे ये सब कुछ किया? क्योंकि माफ़ करने से इंसान के अपने गम हल्के हो जाते हैं, उन पर मरहम खुद ब खुद लग जाता है। क्या पता वे अपने अपने अजाम में जल रहे हों या फिर जल चुके हों। क्या खबर हकीकत वो न हो जो तुम समझती हो। और मुझे तो उसकी पहेलियों वाली बातें समझ ही नहीं आ रही थीं। मगर मैंने कहा कि मैं कौन होती हूँ उन्हें माफ़ करने वाली। उन्होंने मुझसे माफ़ी कम मांगी थी। उस भेड़िए को तो मैंने उस दिन के बाद कहीं नहीं देखा जिसने एक ही पल में मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी और खिड़की से कूद कर चला गया। मैं फिर से अपने अतीत को याद कर रही थी और उसने मेरे होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है कि तुम इस हादसे को भूल जाओ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में सोचो जो तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने अतीत को भूल जाओगी, तुम्हारा हर घाव भरने लगेगा। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? और मैं उसकी बात सुनकर जैसे चुप हो गई थी। मगर मेरा दिल पहले ही स्वीकार कर चुका था, क्योंकि मैं सच में अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहती थी।
मैं उससे खुद को छुड़ाकर बाहर की तरफ भाग गई और अपने क्वार्टर में चली आई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं अब और उसका सामना नहीं कर सकती थी। जब वो मेरे करीब आता था तो उसका एहसास इतना गहरा होता कि मैं कांपने लगती थी, और फिर उसकी चाहतों की शिद्दत थी कि मैं उसकी चाहतों से ज़्यादा देर तक भाग न सकी, बल्कि मेरा दिल भी उसकी चाहतों के रंग में रंग गया था। और यूँ देखते ही देखते हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा लीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुछ दिन पहले मेरी ज़िंदगी में आने वाला ये लड़का मेरी ज़िंदगी का मतलब बन जाएगा, मेरी पूरी ज़िंदगी का केंद्र बन जाएगा, जिसके चारों ओर मैं घूमने और नाचने लगूंगी। उसने सचमुच मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था। मैं ये सोच रही थी कि खुशियों पर मेरा अब कोई हक नहीं रहा। मैं कितनी गलत थी। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे घाव भरने लगे थे। मैं और मेरी माँ उसके बंगले में आ गए थे। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा मेरे मालिक के साथ बिजनेस पार्टनर थे। वे दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सोहराब भी इस बिजनेस को संभालने वाला था। वो मेरे बारे में इतना सेंसिटिव था कि जब तक घर में रहता मुझे अपनी नज़रों के घेरे में रखता था। मेरे आगे पीछे मंडराता रहता जैसे उसे कोई ख़तरा हो। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाती तो वो अपनी बहुत ज़रूरी मीटिंग छोड़कर मुझे मनाने आ जाता। मैं उसकी संगत में बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी। जरा जरा सी बात पर जिद करने लगती, अकड़ने लगती, शरारती हो जाती, और वो मेरी सारी शरारतें और जिद पूरी करता था। मगर हर रात वो मुझसे एक वादा लेता कि मैं कभी भी उसकी सफाई सुने बिना उसे नहीं छोड़ूंगी, और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती। एक दिन मैंने कहा, छोड़ने की बात क्यों करते हो, अभी तो हम एक हुए हैं। कहने लगा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मगर अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए तो मुझे एक सफाई का मौका ज़रूर देना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम इस प्यार के बदले मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दोगी? मैंने कहा, तुमने अभी कोई गलती की ही कहाँ है। कहने लगा, शायद कभी कोई कर बैठूं तो माफ़ कर देना। और मैं मुस्कुरा देती और उसे खुद से दूर हटा देती। शादी के पहले 3 महीने में वो मुझे बहुत सारे देशों की सैर करवा चुका था। उसे घूमने का बहुत शौक़ था और मुझे भी उसके शौक़ पसंद थे। मुझे लगा था कि ज़िंदगी में अब सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं उसकी मोहब्बत में और उसकी संगत में पूरी हो चुकी थी। अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, जिसकी ज़िंदगी में अब कोई गम और कोई अतीत की परछाई नहीं आएगी। शादी के 6 महीने बाद उसे पहली बार देश से बाहर मेरे बिना जाना पड़ा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और सफ़र नहीं कर सकती थी, वरना वो हमेशा मुझे अपने साथ ही रखता था। एक दिन के लिए भी हम दूर नहीं हुए थे और वो बार बार परेशान हो रहा था। कहने लगा कि मैं ये 10 दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। मैंने कहा, सोहराब, क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। वैसे भी हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके हैं और तुम्हारा खुमार अब तक नहीं उतरा। कहने लगा, राबी मेरी जान, ये सारी ज़िंदगी नहीं उतरेगा। जाते जाते भी वो मुझे हिदायतें देने से बाज नहीं आया था। माँ से मेरी खुराक का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की, क्योंकि मैं इस हालत में खाने पीने से बहुत कतराती थी। बार बार जी मचलने लगता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सोहराब ज़बरदस्ती मुझे खिलाता पिलाता था। कहता था, अपना नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लिया करो। अगर वो हेल्दी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो मुझे धमकी देता था, जिससे कि मुझे खाना पड़ता। वो चला गया तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी फिर से उजड़ गई हो और वीरान हो गई हो। मैं तो दिन उंगलियों पर गिनने लगी थी। हालांकि उसे सिर्फ 10 दिन के लिए जाना था। वो बार बार मुझसे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछ रहा था। मुझे 6ठा महीना चल रहा था। डॉक्टर हर हफ्ते आकर मेरा चेकअप घर पर ही कर जाती थी, क्योंकि थोड़ा सा भी ट्रैवल करती तो मुझे चक्कर आने लगते। सौराब को गए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ था और मैं उसे बेहद याद कर रही थी। हालांकि हमारी रोज़ स्काइप पर बात होती थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। कह रहा था, दिल चाह रहा है अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। और मैं उसकी चाहतों पर मुस्कुराने लगती थी। उसके आने के एक दिन पहले मैं ऊपर स्टोर रूम में चली गई। जब से इस बंगले में आई थी, स्टोर रूम में एक बार भी नहीं गई थी। मुझे वहाँ अपना कुछ पुराना सामान रखना था। वहाँ काफ़ी धूल मिट्टी थी और बार बार मुझे छींकें आ रही थीं। मैंने अपना सामान ब्रीफ केस में डाल रखा और जैसे ही पलटी, मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं वहीं की वहीं रुक गई थी। मुझे लगा शायद मुझे कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा मजाक मेरे साथ नहीं हो सकता। मैंने पलटकर वो चीज़ उठाई और उसे अपने हाथों के बीच उलट पुलट कर देखने लगी। वो एक स्याह रंग का मास्क था और मैं उस मास्क को अच्छी तरह से पहचानती थी।
ये कोई आम मास्क नहीं था और ना ही इस तरह का मास्क मैंने पहले कभी देखा था, सिवाय एक व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति जिसने मेरी ज़िंदगी एक ही पल में तहस नहस कर दी थी। मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक गया है। मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी और सांस लेने लगी। मेरे कदम एकदम से लड़खड़ाए थे। दरवाजे के पास नीचे सीढ़ियाँ थीं और मैं उन सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। मेरी आंखों के सामने घोंपा अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे वही दिन मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आया हो, जिस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी से नोच नोच कर उतार चुकी थी, क्योंकि वो दिन तो शुरुआत था मेरी तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी का। तो क्या ये सारा खेल था जिसने मेरी इज्जत नीलाम की थी? ये आखिरी सवाल था जो मेरे दिमाग में घूमने लगा और मैं अंधेरे में डूब गई। वो मास्क अब भी मेरे हाथों के बीच था। मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मैंने एकदम से अपने पेट पर हाथ रखा कि कहीं मेरे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कमरे में कोई भी नहीं था। अचानक एक नर्स कमरे में आई और मुझे होश में आता देखकर खुश हो गई। कहने लगी, खुदा का शुक्र है आपको होश आ गया, वरना आपके शौहर तो बिल्कुल पागल हो चुके थे। सारा अस्पताल उन्होंने सर पर उठा लिया था कि मेरी बीबी को ठीक करो, उसे होश में लाओ, और हमारे बस में हो तो कोई मरीज अस्पताल में आए ही नहीं। वैसे आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपको सोहराब जैसे शौहर मिले हैं। वो सारी रात एक ही जगह खड़े रहे और आपके जागने का इंतजार करते रहे। सफ़र करके आए थे, हालांकि थकान से खुद भी चूर थे, मगर उनकी हालत आपको देखकर और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो नर्स जैसे बोलती ही जा रही थी और मैं बिल्कुल शांत दिमाग के साथ उसकी बातें सुन रही थी और छत को घूर रही थी, जैसे मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला भी सोहराब ही तो था। मैं उसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स से पूछा, मेरा बच्चा ठीक है ना? कहने लगी, शुक्र है आपके बेबी को कुछ भी नहीं हुआ, ख़तरे से बाहर है। बस कुछ खरोंचें आई हैं आपको और सर पर जरा सी चोट लगी थी, जिस वजह से आप बेहोश हो गई थी, मगर आपको होश आ गया है। मैं अभी सर को बताकर आती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, सोहराब भी कमरे में दाखिल हो गया। उसकी आंखों में बेशुमार मलाल और लालिमा थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही एकदम से लपक कर मेरे पास आया, मेरा हाथ थाम कर चूम लिया। कहने लगा, राबिया, मैंने कहा था ना कि अपना ख्याल रखना, मगर तुमने नहीं रखा। मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। और मैं बिल्कुल बेजान होकर उसे देख रही थी, क्योंकि शायद अभी तक वो नहीं जानता था कि मैं उसकी हकीकत जान गई हूँ। मुझे अब हर वो लम्हा याद आने लगा जब वो कहा करता था कि अपने अतीत को भूल जाओ और उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों की भरपाई करूँगा। और उसने ये भी कहा था कि मुझे सिर्फ एक बार सफाई का मौका देना। और मैं सोच रही थी कि अब किसी भी सफाई और तर्क की ज़रूरत है। उसने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया था। क्या मैं कोई कठपुतली थी जिसमें कोई जज्बात नहीं थे? पहले उसने मुझे जख्म दिया और फिर मरहम लगाने आ गया। मैंने कहा, सोहराब, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे जख्म देने वाले हो? मुझे इतना बड़ा गहरा घाव दिया कि मैं संभल ही नहीं पाई। मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर फिर तो मेरे मसीहा बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपना अतीत भूल गई। काश मैं उस स्टोर रूम में नहीं जाती तो सारी ज़िंदगी इसी गलत फहमी में गुजार देती, मगर शायद ये मेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि अज्ञानता के अजाब ने तो मेरी जान ले ली है। मैं पल पल तड़प रही हूँ। और वो बिल्कुल सख्ते के आलम में मेरी बात सुन रहा था। एकदम से उसके हाथों की पकड़ मेरे हाथों पर छूट गई थी और वो बेजुबान आंखों से मुझे देखने लगा, जैसे उसके पास शब्द ही ना हो। मैं भी उसकी आंखों में देख रही थी। मैं हमेशा ही सोचती थी कि सोहराब की आंखें बहुत ही जानी पहचानी हैं, और ये सच था, मगर मैं जान ही नहीं पाई थी। वो एकदम से मेरे ऊपर झुका, अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। कहने लगा, राबिया, तुमने वादा किया था ना कि मुझे सफाई का एक मौका दोगी? और मैं जैसे उसका इंतज़ार करने लगी। भला अब किसी सफाई की क्या ज़रूरत थी? मगर मैं जानना चाहती थी खामोशी से, और उसे देखने लगी। आखिर उसने शादी की रात मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था? हालांकि इतने दिनों में मैं ये तो जान गई थी कि सोहराब ऐसे ओछे कैरेक्टर का मालिक नहीं था। उसे तो औरतों की इज्जत करना आता था, कभी किसी लड़की की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा था। फिर आखिर उस रात उस पर ऐसा कौन सा जुनून सवार था कि उसने मेरी ज़िंदगी बिना सोचे समझे ख़राब कर दी थी? मैं जानना चाहती थी।
कहने लगा, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर गया था, मगर मेरे दोस्त बहुत बुरे निकले। उन्होंने मुझे नशे वाली दवा पिला दी और मुझे कोठे पर ले गए, जहाँ पर औरतों के साथ गलत काम किया जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं था। पर उस दवा का खुमार ऐसा था कि मेरे सर पर चढ़ता ही जा रहा था। मुझे अपना आप भूलता हुआ महसूस हो रहा था, मगर मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता था। अचानक ही वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा और हम सब लोग भाग गए। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए और मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा कि कहीं छिप जाऊं। मुझे ऐसा घर नजर आया जिसकी बालकनी पर चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैंने एक छलांग में ही बालकनी में प्रवेश किया, मगर कमरे के साथ एक खिड़की थी जिसका पर्दा हटा हुआ था। मैंने खिड़की से देखा तो एक बहुत ही हसीन परी मेरी नज़रों से टकराई और मैं उस वक्त नशे की हालत में था। अगर वो नशा वहाँ न उतरता तो शायद मैं मर जाता, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा नशा पिलाया था, ऐसी दवा दी थी जो औरत के करीब जाने के लिए दी जाती है ताकि बहुत देर तक उससे मज़ा लिया जा सके। इससे पहले कि मैं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता, मैंने खिड़की फांद कर तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और जो मेरी परवरिश मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती थी। मुझे अपना नशा उतारना ही था। मैं उस वक्त पूरी तरह मदहोश था, मगर फिर भी तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग पर नक्श हो गया था और मैं तुम्हें उसी हाल में छोड़कर अपने घर को आ गया था। जब मेरा खुमार उतरा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं दोबारा उस घर पर गया तो तुम वहाँ से जा चुकी थीं। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया और फिर तुम मुझे चाचा के घर पर मिली। सच कहूँ तो मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, क्योंकि तुम मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करती। अब जो चाहे सज़ा मुझे दे दो, मगर ये ख्याल रखना कि अगर तुम मुझसे दूर जाओगी तो खुद भी तड़पोगी और मैं भी मर जाऊंगा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये कहने के साथ साथ वो फूट फूट कर रोने लगा था और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और मैं बिल्कुल खामोश उसकी सफाई सुनकर रह गई थी। मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसका बाप सोहराब था और वो गहरे मलाल में था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। हालांकि शायद उसका कसूर भी ना हो, क्योंकि वो इस तरह के किरदार का मालिक नहीं था। उसने पल पल मुझसे मोहब्बत की थी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब उसके साथ क्या करूं। क्या उसे माफ़ कर दूं और अतीत को भूल जाऊं, या खुद को भी सज़ा दूं और उसे भी हमेशा हमेशा के लिए सज़ा देती रहूं? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या मुझे सोहराब को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सोहराब और राबिया के नाम। कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।